बड़ा विश्वास है हमको इस फ्रीडम एक्सरसाइज पे। हमको नहीं मालूम है कि हम लोगों ने क्या किया, लेकिन ये वो नारा लगाने जैसा हाथ उठाना तो शुरू में बहुत ही अट्रैक्ट करता था, और ये फ्रीडम एक्सरसाइज करते करते हम लोग भी फ्री हो गए। लास्ट ईयर हमने अपने बैंक के जॉब को हमने रिज़ाइन कर दिया। सो आई हैव बिकम टोटली फ्री। लाइफ बहुत ही बढ़िया कट रही है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग काफ़ी सिक्योर्ड फील कर रहे हैं एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ। इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन शायद ही हमारे और आपके लाइफ में आ सकता था, जो कि हमारे और आपके सक्सेसफुल होने के लिए इतना काम कर रही है। राइट? देखिए, हम सारे लोग यहाँ सक्सेसफुल होने के लिए आए हुए हैं। वी हैव ऑल कम हियर टू बिकम सक्सेसफुल। राइट? और सक्सेस के बारे में ये कहा जाता है कि सक्सेस इज अ मैटर ऑफ केयरफुल स्टडी एंड पैशनेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट स्टडी। राइट? जब तक आप किसी भी चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास नहीं करेंगे, ये बिजनेस भी प्लान आपने देखा तो प्लान देखकर टेम्पररी आप एक्साइटेड होकर आप ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन वो ग्रेजुअल डिसीजन होता है। अगर कोई भी आदमी डायमंड जाता है तो पहले दिन हो सकता है किसी के बोलने से लोग पूछते हैं कि डायमंड जा रहे हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ डायमंड जा रहे हैं, लेकिन उनको अंदर से विश्वास नहीं होती है। वो सारे लोग ऐसा बोलते हैं तो भीड़ का एक हिस्सा बन के लोग हाथ उठा के बोल देते हैं। डायमंड जाने का डिसीजन आप यू टेक मच लेटर इन द बिजनेस, जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जब आपका उससे अटैचमेंट होता है, बिकॉज इनिशियली आप किसी भी तरीके से अटैच भी रहते हैं तो इट वर्क्स फॉर यू। वो कहा गया, मैंने बहुत पहले किसी सीडी में सुना था कि पार्शियल इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू टोटल कमिटमेंट। अगर आप पार्शियली भी इन्वॉल्व हैं तो लेटर ऑन यू विल बी टोटली कमिटेड, यू मे बी टोटली कमिटेड टुवर्ड्स दैट थिंग। जब किसी आप सुने होंगे कि लड़का और लड़की भागकर शादी कर लिया, लेकिन क्या पहले दिन इतना बड़ा कमिटमेंट होता था क्या उन दोनों में? पहले दिन तो कोई कॉफी शॉप में या किसी चौराहे पे या स्कूल कॉलेज में या कैंटीन में कहीं मुलाकात हो गई। पहले दिन का वो कमिटमेंट नहीं होता है। द कमिटमेंट ग्रोज ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके वो कमिटमेंट बढ़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है हमारे बिजनेस के रेस्पेक्ट में कि आपने क्या स्टडी कर रहे हैं इस बिजनेस को। सक्सेस हमेशा स्टडी का ही परिणाम होता है। सचिन तेंदुलकर के बारे में आज बहुत सारे लोग सारी बातों को बोलते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया कमेंट किया रवि शास्त्री ने। उसने कहा कि सचिन तेंदुलकर इज द बिगेस्ट स्पॉन्ज इन द गेम ऑफ क्रिकेट। सबसे बड़ा स्पॉन्ज है, ही सक्स इन एवरीथिंग। छोटे छोटे चीजों से वो सीखता रहता है। पूरे दुनिया भर के बॉलर जब भी सचिन के अगेंस्ट में खेलते हैं तो सचिन के अगेंस्ट में प्लानिंग करते हैं कि ऐसे बॉलिंग करेंगे, इधर आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे थोड़ा वीक है सचिन, लेग स्टिक पे बॉलिंग नहीं करेंगे, वो शॉर्ट बॉल को अच्छे से खेलता है, वो बैट पैड के बीच में आजकल गैप हो जाता है। तो ये काफ़ी स्टडी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि सचिन तेंदुलकर भी उन बॉलर्स के लिए उतनी ही प्लानिंग करता है। एक बार क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर है ब्रैड हॉग, वो अभी आईपीएल में भी है लेकिन मैच नहीं खेला है। इट इज़ नॉट हॉज, इट इज़ ब्रैड हॉग, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो एक बार किसी मैच में उसने सचिन का विकेट ले लिया, और सचिन का विकेट लेने के बाद ही बिकेम सो ओवरवेल्म्ड कि वो चला गया सचिन के पास और बोला कि सर ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ लेने के लिए। सचिन तो बहुत महान प्लेयर है, तो उसने सोचा कि सचिन का ऑटोग्राफ ले ले उसी बॉल पे जिस बॉल से उसने सचिन का विकेट लिया था। और जब वहां गया तो सचिन ने उस बॉल पे लिखा, साइन किया, और उसके बाद लिखा कि अब ये दोबारा नहीं होगा। और उसके बाद 12 बार ब्रैड हॉग खेला सचिन के अगेंस्ट में, लेकिन एक बार भी सचिन का विकेट नहीं ले पाया। राइट? तो सक्सेसफुल लोग काफी बढ़िया से स्टडी करते हैं किन्हीं भी चीजों को। शिव खेरा ने एक बहुत पहले लाइन बोली थी कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कोई अलग काम, यहां पे जितने भी डायमंड्स गए हैं या जितने भी लोगों को आपने स्टेज पे देखा, दे हैव नॉट डन एनीथिंग वेरी डिफरेंट। They have done the same things what everybody else does. This is what we have come here to teach you. हम लोग यही चीज बताने के लिए आपको आए हुए हैं यहाँ पे, राइट? कोई डिफरेंट चीज नहीं है। We have all gone through the same process. और सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस और जो भी अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई है इस बिजनेस को बिल्ड करने के कोर्स में, वही चीज आपको बताने के लिए आए हुए हैं। राइट? वही 4 बेसिक्स, वही 9 कोर स्टेज। बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि 4 बेसिक्स तो है, लेकिन कुछ और है भाई। दे आर वो लुकआउट में है कि 5वां बेसिक कौन है, वो 5th बेसिक। 4 बेसिक को ही आप अच्छे से करेंगे, यू कैन बिकम सक्सेसफुल। दिस 4 बेसिक हैज गॉट एवरीथिंग इन इट।
यही 4 बेसिक करके सारे लोग सक्सेसफुल हुए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कैसे कर रहे हैं, आपने कितने बढ़िया ढंग से इस बिजनेस को बिल्ड करने का प्रयास किया। 2 क्वेश्चन लोगों के माइंड में हमेशा से आए हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। नंबर 1 ये है कि अगर ये बिजनेस इतना बढ़िया है तो लोग इस बिजनेस को ना क्यों बोलते हैं। दूसरा चीज आया है कि चलिए बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमारे सक्सेस की कितनी गारंटी है, राइट? ये 2 क्वेश्चन आती है ना लोगों के माइंड में। देखिए, जहां तक पहली बात है कि लोग एमवे को, अगर एमवे इतना बढ़िया बिजनेस है तो लोग ना क्यों बोलते हैं, तो इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि बिजनेस के इतिहास कैसे परिवर्तित हुए। सबसे पहले हमारे सोसाइटी में बार्टर सिस्टम थी, एक्सचेंज, कि अगर किसी के यहाँ चावल का व्यवसाय होता था और किसी के यहाँ दाल की उपज होती थी, तो हमने अपना चावल दिया और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उतना किलो, हमने केजी, हमने दाल उनसे ले लिया। वो जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। अगर हमारे यहाँ किसी के यहाँ बकरी पालन होता था तो हम उनके यहाँ से बकरी ले लेते, उनके बदले में उनको हम उतना अनाज दे दिया करते थे। एक्सचेंज का सिस्टम ये बहुत दिनों तक, लेटर स्टेज तक भी जा रहे। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जो पुरानी हमारी प्लास्टिक के चप्पल हुआ करते, उसके अगेंस्ट हम लोग को मूंगफली मिल जाती थी। पता नहीं इधर भी होता था क्या? तो वो बार्टर सिस्टम बोलते हैं उसको। तो ये बहुत पुराना सिस्टम है, जब सभ्यता विकसित नहीं हुई। फिर सभ्यता विकसित हुई, लोगों ने कहा कि ठीक है, हमको चावल मेरे पास सरप्लस है, लेकिन हमको दाल की जरूरत नहीं है, हमको गेहूं की जरूरत है। अब गेहूं वाले आदमी को ढूंढना पड़ेगा, वहां पर गेहूं का आदमी नहीं है, तो फिर उसके लिए एक मिडिल मैन को स्थापित किया गया और एक एक्सचेंज का सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया। और तब क्वाइन सिस्टम, सिक्कों का फिर प्रचलन शुरू हो गया। सिक्के आए और सिक्के डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट क्वालिटी के सिक्के बनाए गए। गोल्ड कॉइन बनाए गए, सिल्वर कॉइन बनाए गए, तांबे के भी कॉइन बनाए गए। बहुत साल पहले से, सदियों से ऐसा होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही ये सिक्कों का प्रचलन हमारे यहाँ चलता आया था। उसके बाद फिर और समय बदली, परिस्थिति बदली, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उन्होंने चमड़े के सिक्के चलवाए। वो दैट फेल्ड नेचुरली। एनी हिस्ट्री स्टूडेंट सिटिंग हियर, सब आप लोग जानते होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब मिडिवल एज में उन्होंने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। 2 डिसीजन उन्होंने भयानक लिया था। एक उन्होंने लिया था दिल्ली से दौलताबाद अपने कैपिटल को शिफ्ट कराने का, और दूसरा चमड़े, दोनों में से कोई नहीं चला, चमड़े के सिक्के चलाए थे उन्होंने। और उसके बाद सिक्कों को रिप्लेस किया गया करेंसी नोट से। समय बदला, जब ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो गया तो उसको करेंसी सिस्टम से उसको रिप्लेस किया गया। फिर देखिए, जो पहले के समय थे उसमें स्पेशलिटी स्टोर्स का समय था कि नमक बेचने वाला सिर्फ नमक का ही बिजनेस कर सकता था, और लोगों के जितने भी नामकरण होते थे उनके पेशा से ही रिलेटेड थे, उनके व्यवसाय से रिलेटेड थे। हमारे जितने भी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हुई है, वो कोई चीज़ से नहीं हुई है। वो सारी हमारे जो काम हम लोग को मिला, अलॉट किया गया, उसके अनुसार से हमारा वो नामकरण हो गया। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ, ये पूरे वर्ल्ड में ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। अगर आप देखें तो इंग्लैंड का एक टेस्ट क्रिकेटर था रोलांड बूचर, तो बूचर का व्यवसाय उनके यहाँ का था, उनका नाम बूचर पड़ा। इमरान खान की शादी हुई जेमिमा गोल्ड स्मिथ से, उनके फादर बड़े ही इंग्लैंड के करोड़पति व्यवसायी है मिस्टर गोल्ड स्मिथ, उनकी बेटी है। तो आप जान सकते हैं कि उनका खानदानी व्यवसाय क्या रहा होगा गोल्ड स्मिथ का। फिर रॉस टेलर अभी न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है, तो रॉस टेलर के यहाँ क्या व्यवसाय होता होगा। इंडिया में भी आप देखे होंगे दारू वाला, बाटली वाला, धोती वाला तो ये इन लोगों का नामकरण, इवन महात्मा गांधी का भी नाम गांधी क्यों पड़ा, क्योंकि उनके यहाँ वो व्यवसाय हुआ करता था, राइट। तो इस तरीके से लोगों के प्रोफेशन के हिसाब से वो उनके यहाँ व्यवसाय तय हुए। और जब पहली बार किसी आदमी ने नमक के दुकान से चीनी रख के बेचना शुरू कर दिया तो हंगामा हो गया। अरे आप खानदानी, आप नमक बेचने वाले हैं, हाउ कैन यू कीप शुगर इन योर शॉप? आपका दुकान नमक की दुकान के नाम से जाना जाता है भाई। तो पूरा हंगामा हुआ, लड़ाई झगड़ा होने लगा। चीनी वाले ने बोला कि ये गलत हो रहा है। तब लोगों ने मामला शांत कराया, ये कह के चीनी वाले को कि ठीक है भाई, आगे से तुम भी नमक रख सकते हो, और दैट इज हाउ वो जनरल स्टोर का कॉन्सेप्ट आ गया, स्पेशलिटी स्टोर से जनरल स्टोर। और तभी आजकल आप देखते हैं दीपू जनरल स्टोर, पप्पू जनरल स्टोर, ये जनरल स्टोर का कॉन्सेप्ट कि एक आउटलेट से सारे सामानों को बेचा जा सकता है। उसी में आज आप मॉल का सिस्टम सारे जगह आप देख रहे हैं, उसका ही एक एडवांस्ड रूप है हमारे यहाँ मॉल के सिस्टम, राइट। तो ये मॉल के सिस्टम को भी विकसित किया गया। 1900 के आसपास, 1920-30s के आसपास फ्रेंचाइजी सिस्टम सोसाइटी में आया।
तो लोगों ने उसको भी विरोध किया। लोगों ने कहा कि यह अन्याय है, ये द पीपल आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द लेसर फोक्स, छोटे लोगों का फायदा उठा रहे हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो मजबूत बिजनेसमैन हैं। और लोगों ने उसको काफी ओपोज किया, इतना ओपोज किया कि उसके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन पास किया गया अमेरिकन कांग्रेस में। और अगर 11 वोट इसके अगेंस्ट में और पड़ गया रहता तो आज हम कोई भी रेमंड्स, बीमल, केंटकी फ्राइड चिकन, आरामबाग, श्री लेदर्स, अपोलो हॉस्पिटल, डीपीएस स्कूल, ये किसी भी फ्रेंचाइजी सिस्टम को, इवन डोमिनोज पिज्जा को भी हम लोग नहीं देख सकते थे, वॉलमार्ट को भी नहीं देख सकते थे, हम लोग मैकडोनाल्ड्स को भी नहीं देख सकते थे। ये पूरा का पूरा व्यवसाय इलीगल डिक्लेयर हो जाता अगर 11 वोट इसके अगेंस्ट में पड़ गया रहता, यू नो। और भी संभावनाएं बिजनेस करने की और भी चेंज हुई। WT ग्रांट ने 5 और 10 सेंट्स का स्टोर खोला। 1940s के आसपास में ये जो फ्रेंचाइजी सिस्टम था इसका भी एक बृहत रूप आया और उसने मल्टी लेवल का रूप लिया। लेकिन ये देखा गया है कि हमारी सोसाइटी में जितने भी चेंजेस आए उन चेंजेस को अपोज किया गया। जब आर्यभट्ट जब आए थे, आर्यभट्ट ने जब पहली बार रेवोल्यूशन किया था, उसके पहले सारे लोगों की मान्यता यह थी कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। जब आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि नहीं, इट इज द अदर वे अराउंड, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो लोग आर्यभट्ट को मारने चले गए थे। लोगों ने उनको जलाने के लिए चले, उनका घर जलाने के लिए चले गए थे उनके पास। लोगों ने कोपरनिकस को जेल में डाल दिया। तो जब भी हमारी सोसाइटी में जो भी परिवर्तन हुए हैं, लोगों ने उसका विरोध किया है। तो एमवे का प्लान लेकर जब भी आप लोगों के पास जाते हैं, लोग एमवे को ना नहीं बोलते हैं, इस परिवर्तन को ना बोलते हैं, राइट? लोग एमवे को ना नहीं बोलते हैं, लोग इस परिवर्तन को ना बोलते हैं। और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पैराडाइम्स बनाए गए हैं। पैराडाइम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मान्यताएं। बहुत सारी मान्यताएं हैं। वैसे ही एमवे को लेकर भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, कंट्रोवर्सीज है। अमेरिका में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, यू नो। पूरी दुनिया में जहां भी ये बिजनेस जाती है वहां कंट्रोवर्सीज होती है, क्योंकि आउटसाइड के जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि इस बिजनेस को बिल्ड कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट महंगे हैं, दिस इज ऑल्सो अ पैराडाइम। ये बिजनेस इस एरिया में आया था, यहां से चला गया, ये भी एक पैराडाइम है। ये बिजनेस इस एरिया में नहीं हो सकता है, ये भी एक पैराडाइम है। ये बिजनेस हमारे टाइप के लोगों से नहीं हो सकता है, ये एक पैराडाइम है, यू नो। दीज आर ऑल मान्यताएं। और मान्यताएं बनती कैसे हैं, इसका एक स्टडी किया अमेरिका में कुछ वैज्ञानिक लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने एक स्टडी किया। साइंटिस्ट लोगों ने इसका एक स्टडी किया। उन्होंने क्या किया कि एक रूम बनाया। एक रूम में उन्होंने क्या किया कि एक बंद कमरे में उन्होंने एक सीढ़ी लगाई और सीढ़ी के ऊपर उन्होंने केलों को रख दिया, राइट? और इस रूम में उन्होंने 5 बंदरों को रख दिया। पता नहीं ये साइंटिस्ट लोग भी बंदर पर ही क्यों इतना कहीं ना कहीं कुछ कोरिलेशन है, राइट? और देखिए यहां पर उन्होंने 5 बंदरों को रखा, 1 2 3 4 5। नेचुरली जब बंदर हो और कमरे में कोई और नहीं हो और सामने सीढ़ी भी बनी हुई है और केले रखे हुए हैं, तो बंदर का पहला प्रयास क्या होगा? केला खाना है। वो क्या करेगा? उस सीढ़ी पर चढ़ने का वो प्रयास करता है। ये पहला बंदर सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करता है। साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ के केला खाने का प्रयास करता है, बाकी बंदरों पर खूब ठंडा पानी गिराया गया, यू नो। और जैसे ही ठंडा पानी गिराया गया तो बंदरों ने ये मार्क किया कि जब सीढ़ी पे कोई चढ़ता है उसी समय ठंडा पानी गिराया जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि बंदर को उन्होंने रोकना शुरू कर दिया कि अब मत चढ़ो सीढ़ी पे, क्योंकि यार जब तुम सीढ़ी पे चढ़ते हो ठंडा पानी हमारे ऊपर गिरता है। तो 1 नंबर का ट्राई किया तो ठंडा पानी बाकी 2 3 4 5 पे गिरा, तो इन लोगों ने उसको रोका। फिर 2 ने ट्राई किया, उसको भी रोका। जब ये लोग नहीं माने तो इसका पिटाई किया। तो जब 3-4 बार पिटाई 5 का हो गया तो 5 ने ये डिसाइड कर लिया कि सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो कष्ट होता है। जब भी कोई आदमी सीढ़ी पर चढ़ता है बाकी आदमी के ऊपर ठंडा पानी गिराया जाता है। तो जब 5 बंदर की 3-4 बार पिटाई हो गई तो 5 ने ये डिसाइड कर लिया कि अब सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है। अब यहां पर साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने 1 नंबर के बंदर को चेंज करके उसने 6 नंबर के बंदर को लाया, नया सेट बंदर का लाया। तो ये बंदर जब आया पहली बार तो ये क्या करेगा? केला देखेगा, बोले केला कैसे छूटा हुआ है भाई? वो तुरंत लपकेगा सीढ़ी के ऊपर केला खाने के लिए।
और बाकी बंदर क्या करेंगे, उसको पिटाई करेंगे। जब उसका 4-5 बार पिटाई हो गया तो बोला नहीं अब नहीं चढ़ेंगे। वो डिसाइड कर लेता है कि अब हमको सीढ़ी पे नहीं चढ़नी है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2 नंबर को हटा के 7 नंबर को बिठाया, नया बंदर को रिप्लेस किया, 2 नंबर को निकाला, 7 नंबर को अंदर किया। और 7 नंबर भी आया तो सबसे पहले क्या देखा, केला। वो क्या करेगा, सीढ़ी चढ़ेगा केला खाने के लिए, और बाकी 4 बंदर क्या करेंगे, उसको पिटाई करेंगे। और मजे की बात कि इस पिटाई में ये 6 नंबर भी शामिल होगा, ये भी इसको मारेगा कि मना किया है ना ऊपर नहीं चढ़ने को, हमको भी नहीं चढ़ने दिया गया था, एकदम नहीं चढ़ना है। और उसके बाद ये 3 नंबर को भी हटा के 8 नंबर किया गया, 4 नंबर को हटा के 9 नंबर किया गया, और 5 नंबर को हटा के 10 नंबर को रिप्लेस किया गया। और सारे बंदरों का यही अटेम्प्ट था कि जैसे ही अंदर घुसे केला की ओर लपके, और जब केला की ओर लपके तो बाकी बंदरों ने उनकी जम के पिटाई की। अब यहां पर एक स्टडी है, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग यहां पर रिजल्ट है कि अभी यहां पर 1 2 3 4 5 थे, उनके जगह पे 6 7 8 9 और 10 है। और इन लोगों में से किसी भी आदमी को मालूम नहीं है कि कोई सीढ़ी पर चढ़े तो उसको मारना क्यों है। यू नो, अगर इनसे पूछिए कि भाई सीढ़ी पर कोई चढ़ता है केला खाने के लिए, तुम मारते क्यों हो, तो बोलेंगे कि हमको नहीं मालूम है, ऐसा पहले से होता आया है। राइट। तो यहां भी जब आप किसी आदमी को प्लान दिखाने जाते हैं, वो बोलता है प्रोडक्ट महंगा है। भाई साहब आपको कैसे मालूम है, सुने हैं कि प्रोडक्ट महंगा है। राइट, दिस इज हाउ पैराडाइम्स आर बिल्ट। और पैराडाइम इतनी स्ट्रांग हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय द प्रैक्टिसिंग पीपल। लोग इतने बढ़िया से शिद्दत से पैराडाइम्स को फॉलो करते हैं कि उतना शिद्दत से वो सक्सेस प्रिंसिपल को लोग फॉलो नहीं करते हैं। ब्रिट सिस्टम को जितना बढ़िया ढंग से प्रचारित नहीं किया गया, उससे ज्यादा ढंग से प्रोडक्ट कॉस्टली होने की बातों को पूरे हिंदुस्तान में बता दिया गया। राइट। तो इसीलिए हम लोग बताते हैं कि लोग हमारे बिजनेस को ना नहीं बोलते हैं, लोग डिफरेंट रीजन से इस बिजनेस को ना बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से क्योंकि एक तो नंबर 1 परिवर्तन के कारण, और दूसरी चीज कि लोगों के माइंड में पैराडाइम्स बैठी हुई है और उन पैराडाइम्स को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। राइट। दूसरा जो क्वेश्चन है कि चलिए बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, लेकिन हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये सक्सेसफुल होने के लिए देखिए, आज सक्सेस के बारे में ये कहा जाता है कि सक्सेस हैज बिकम प्रेडिक्टेबल नाउ, है ना। पहले के समय में शायद सक्सेस के बारे में उतनी स्टडी नहीं होती थी, लेकिन लोगों ने सक्सेसफुल लोगों के प्रिंसिपल को स्टडी किया, उनके लिए किताबों को निकाला, उनके जो प्रिंसिपल थे उनको फॉलो किया, उनके कोटेशंस को लिया, और उन कोटेशंस को स्टडी करके लोग काफी सक्सेसफुल होते जा रहे हैं आज की दुनिया में। जॉन डी रॉकफेलर को पहला ऑफिशियल बिलियनियर डिक्लेयर किया गया था, और पिछले 50 सालों में पूरी दुनिया में जितने अरबपति हुए हैं, पिछले 5000 साल के ह्यूमन एग्जिस्टेंस में उतने अरबपति पैदा नहीं हुए। क्योंकि पहले के जो अरबपति थे वो अरबपति कैसे बने उनके प्रिंसिपल को कोई जान नहीं पाया। वो हकीम लुकमान की तरह से वो अपनी विद्या के साथ गायब हो गए, उन्होंने किसी को सिखाया नहीं है। लेकिन पिछले 50 सालों के दौरान में जितने भी अरबपति हुए, उनके प्रिंसिपल को लोगों ने सीखा, प्रैक्टिस किया, इंप्लीमेंट किया, और लोग सक्सेसफुल हो गए। क्या सक्सेसफुल होना इतना आसान है? जी बिल्कुल, अरबपति होना बहुत ही आसान है। राइट। ये कहा गया था कि करोड़पति अगर कोई बनना चाहता है उसके लिए उसके पास पूंजी का होना जरूरी है, लेकिन अगर कोई अरबपति बनना चाहता है उसके लिए पूंजी का होना जरूरी नहीं है, सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी है। राइट। और यही कारण है कि नई दुनिया में जितने भी अरबपति हुए थे, किसी के माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने इसी दुनिया में आइडियाज से लोगों ने पैसों को कमाया, उन्होंने उन प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, उसको प्रैक्टिस किया। राइट। टाटा और बिरला एक समय में इंडिया के सबसे रिच लोग हुआ करते थे, लेकिन आज उनसे भी बड़े बड़े उद्योगपति इंडिया में हो गए, जो कि पिछले 35-40 सालों में उनका जन्म हुआ है। अंबानी जैसे लोग कहीं नहीं थे आज से 40 साल पहले, अदानी जैसे लोग 25 साल पहले कहीं नहीं थे, मित्तल जैसे लोग 30 साल 35 साल से पहले का उनका बैकग्राउंड नहीं है। ये लखनऊ शहर में आपने सुब्रत रॉय को देखा है, इनका बहुत पुराना कोई जन्म नहीं हुआ है। लेकिन सक्सेसफुल लोगों के, अरबपति लोगों के अरबपति होने के तरीकों को उन्होंने स्टडी किया और पैशनेटली उसको इंप्लीमेंट किया, उन सारे सक्सेस प्रिंसिपल को उन्होंने अडॉप्ट किया, तो लोग इसी तरीके से सक्सेसफुल हो गए।
हमारी ब्रिट वर्ल्ड वाइड में भी ऐसा ही प्रिंसिपल को लाया है कि भाई आप इनके प्रिंसिपल को देखकर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। पटना में देखिए, हम लोग जब आईआईटी दिया करते थे तो बहुत ज़्यादा उस समय ब्रिलियंट करके एक ट्यूटोरियल्स हुआ करती थी, लेकिन आज अगर कोटा में आप जाएं तो एक तरह से आईआईटीएंस की फैक्ट्री वहाँ एस्टैब्लिश कर दी गई है। लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, बच्चे आईआईटी की कोचिंग, यहाँ से भी कुछ लोग अपने बच्चों को कोटा वगैरह भेजे होंगे। डेफिनेटली पीपल नो अबाउट इट। पटना में सुपर 30s है, एक आनंद कुमार के नाम के एक मैथमेटिशियन, उन्होंने सुपर 30s खोला है। और जानते हैं वहाँ अगर 29 बच्चे पास होते हैं तो वो लोग इंक्वायरी कराते हैं कि एक फेल कैसे हुआ उसमें। 30 में 29 बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 30 के 30 क्वालिफाई कर जाते हैं। सक्सेस हैज बिकम सो प्रेडिक्टेबल। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो उस समय इंडिया में कोई ग्रैंड मास्टर नहीं हुआ करता था चेस में। चेस में कोई ग्रैंड मास्टर है, विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर हुआ करते थे चेस के। कोई चेस के प्लेयर यहाँ पे हैं, जानते हैं, नॉलेज जानते होंगे। 3 GM नॉर्म्स लेना पड़ता है आपको ग्रैंड मास्टर होने के लिए, तो विश्वनाथन आनंद पहले थे। और जब विश्वनाथन आनंद एक देसी आदमी ग्रैंड मास्टर बना, उसके बाद पिछले 50 सालों में चेस में उतने लोग सक्सेसफुल नहीं थे जितना कि पिछले 10 से 15 सालों में। जब विश्वनाथन आनंद हुए उसके बाद से आज तक इंडिया में 39 ग्रैंड मास्टर्स हो गए, जो कि रूस के बाद सबसे ज्यादा नंबर है ग्रैंड मास्टर का, जो हिंदुस्तानी है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसके बारे में बहुत कम लिखी और बात की गई है। बट दिस इज वन थिंग विच इज अमेजिंग कि कैसे एक विश्वनाथन आनंद के बाद इतने सारे लोग यहाँ से पैदा हो सकते हैं। उसी तरीके से हमारी जो एम्बे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, क्यों हम लोग स्टेज से लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम लोगों को क्यों जमशेदपुर से यहाँ बुलाया गया है, सो दैट कि इन सक्सेस प्रिंसिपल को हम आप तक पहुँचा सके, सीडीज के माध्यम तक आप तक पहुँचा सके। और इन्हीं में से कुछ लोग इन चीज़ों को स्टडी करके डायमंड 1 के स्टेज पे आ सकते हैं। यही हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने भी डायमंड की स्टडीज को, टीचिंग्स को लिया, उसको इम्प्लीमेंट किया और आज हम लोग भी डायमंड हो गए। तो आज इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जब आज हम देखेंगे कि आज हम लोग के बीच से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आने वाले चंद दिनों में वो डायमंड होंगे और उनको स्टेज से रिकॉग्नाइज किया जाएगा और डिफरेंट प्लेसेज में उनको सेमिनार वगैरह देने के लिए भी बुलाया जाएगा। तो मैंने यहाँ तक अभी आप लोग को बताई, हम आगे और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन मीनवाइल मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा हमारी धर्मपत्नी मिसेज प्रतिमा पायल सिंह को। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा कि आपको अगर अगला जन्म दिया जाए तो आप कैसा व्यक्ति बनना चाहेंगे। हमसे भी पूछा जाता है ना कि अगर रीबर्थ हमें मिले तो हम कैसा व्यक्ति बनेंगे। एंड यू नो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा कि मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहूँगा अगर ईश्वर ने मुझे रीबर्थ दिया जो मैं बन नहीं पाया, जो इस जन्म में मैं नहीं बन पाया और जो मैं नहीं कर पाया वो मैं करूँगा। थैंक गॉड वी आर विद ब्रिट एंड एमवे कि हमसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम बड़े प्राउडली और बड़े सुकून से ये कह सकते हैं कि नो वी डोंट वांट रीबर्थ, बिकॉज इस एमवे बिजनेस को करके और ब्रिट में रह करके हमने जैसा इंसान बनना चाहा था हम बने हैं, बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे और जो करना चाहते थे, जो पाना चाहते थे, इसी जन्म में हमने पा लिया। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो गॉड हमें दे सकता था। गॉड से अब और कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हम हर दिन प्रे करते हैं और गॉड से ये कहते हैं कि मुझे ये दे दो, मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हुए हैं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों होता है। बट जो हम जो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो ब्रिट के स्टूडेंट हैं, हम कभी ये कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि गॉड ने हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी और अपना बेस्ट ब्लेसिंग्स दिया है। दैट इज़ द रीज़न वी आर इन दिस बिजनेस, वी आर सिटिंग इन दिस हॉल डूइंग दिस एमवे बिजनेस एवरी डे। और जो पाना चाहते हैं हम इसी बिजनेस से और इसी सिस्टम से पा सकते हैं। जब हमने अपनी इस बिज़नेस की शुरुआत करी तो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने प्लान नहीं देखा था। मुझे मालूम था कि मैं जॉब से खुश नहीं हूँ और मैं और अनुज जो दोनों हैं वो हम लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, क्योंकि हमारे बैंक की जॉब में कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। कंपटीशंस दिया था, क्लियर हो गया था, शादी के बाद कुछ करने को नहीं था। अनुज को परेशान करती थी कि बोर हो जाती हूँ घर में, तो अनुज ने मुझे कहा कि तुम कंपटीशन की तैयारी करो। मैंने कंपटीशन की तैयारी करी और काफ़ी सारे लोगों को पीछे छोड़ के हमने बैंक के जॉब को कंपटीशन के थ्रू लिया था। जॉब तो कर रहे थे
और जब इस बिज़नेस को हमने पाया तो मुझे लगा कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जो मैं इस जॉब से निकल सकती हूँ। ये पहला होप मुझे आया था जब मेरे अपलाइन मेरे घर ग्रैंड ओपनिंग करने आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि भाभी ये बिज़नेस में आपको क्या चाहिए। तो मैंने बड़ा लंबा लिस्ट दिया था उनको। तो उन्होंने कहा, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप इन सब चीज़ों को पाना चाहती हैं, क्योंकि उसमें हर तरीके के डिमांड्स मैंने किए थे अपने अपलाइन से कि आप ड्रीम लिस्टिंग कर रहे हैं तो आप ये सब मेरे ड्रीम्स हैं, अब आप लिख लीजिए और इसको पूरा कराने की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। तो मुझे मेरे अपलाइन ने कहा था कि हाँ, इसको पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन इसमें आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक है कि आप ऑनेस्टली आप इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी और जितना हो सकेगा आप हार्ड वर्क करेंगी। और मैं इसके लिए तैयार थी, क्योंकि बहुत बड़ी ड्रीमर होने के कारण सपने देखने का हक मुझे था, आपको भी है। गॉड या कोई भी व्यक्ति या ईश्वर ये नहीं कहता है कि हम सपने ना देखें। अगर हमें सपने देखने का हक है तो उन्हें पूरा करने का भी अधिकार मुझे था और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एनीथिंग राइट, कुछ भी सही ढंग से जो करना होता था। एडजस्टमेंट, हाँ मैं तैयार थी एडजस्टमेंट करने के लिए। 9 से 7 की नौकरी के बाद 2 छोटी बच्चों को ले करके और सैलरी से मैं उस वक्त कुक भी नहीं रख सकती थी, बहुत हेल्पर्स भी नहीं रख सकती थी, तो मैं तैयार थी हार्ड वर्क करने के लिए, अपने लाइफ को थोड़ा और डिसिप्लिन करने के लिए मैं तैयार थी, एडजस्ट करने के लिए। आई वॉज रेडी टू बी सक्सेसफुल। तो आपको जब आपने इस बिज़नेस को साइन अप किया है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये बिज़नेस हम पार्ट टाइम में ज़रूर करते हैं, लेकिन ये बिज़नेस बहुत ही सीरियस बिज़नेस है। इसको कभी भी आप अपने बिज़नेस के साथ खेलिएगा मत, क्योंकि आप इस बिज़नेस को जो समय देते हैं वो समय आप अपने घर के, जो घर में आप अपना समय देते थे उनसे चुरा करके, अपने बच्चों से चुरा करके, और थोड़े समय में आपको बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्ड करना है। सो यू कैन नॉट प्ले विथ योर बिज़नेस। तो जब आप इस बिज़नेस को करने का आपने डिसीज़न ले ही लिया है कि हाँ हमें एमवे बिज़नेस को बहुत सक्सेसफुली करना है और सबसे पहला प्लेटफॉर्म है डायमंड क्लब, तो उसमें जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना होगा। यू विल हैव टू बी मोर डिसिप्लिन। और इस सबसे पहला आपको चीज़ क्या करना होगा जो हमने किया था कि मैंने पहले तो मैंने बताया कि जब मैंने बिज़नेस साइन अप किया था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि ये बिज़नेस क्या है, कैसे होगा, क्या करना होगा। जब अनुज ने मुझे बताया कि अपलाइन आज शाम में आएंगे प्रोडक्ट्स के बारे में ग्रैंड ओपनिंग करने, तो मैंने कहा कुछ होगा। जब वो हमारे घर आए तो वो कुछ भी बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हमने ज्वाइन किया था तो हमें किट मिलता था, उसमें 13 प्रोडक्ट्स होते थे, तो अपलाइन उसमें से प्रोडक्ट्स निकाल रहे थे और मैं दौड़ दौड़ के उन प्रोडक्ट्स को उनके जगह पे रख रही थी। आई वॉज हैप्पी सिर्फ इसलिए कि मेरे घर में एक बहुत अच्छी कंपनी का USA मेड ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट्स आया था और मुझे अंदर से फील हो रहा था कि अब मैं एक जॉबर नहीं हूँ, सैलरीड पर्सन नहीं हूँ, मैं एक रिच क्लास को बिलोंग करने लगी हूँ, क्योंकि मैं इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उस वक्त लगता था कि एक्सपेंसिव है और अच्छे प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं अपने बैंक में और अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स को ये बता पाऊँगी कि मैं अब बहुत हाई क्लास का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे अपलाइन क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि भाभी आपके ड्रीम्स बताओ, तो 10-12 तो जो फटाक से नाम आए, ड्रीम्स आए, वो मैंने लिखा दिया। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और बड़े प्यार से इत्मीनान से मेरे अपलाइन ने उसकी ड्रीम लिस्टिंग की थी। लेकिन जैसे जैसे हमने मीटिंग्स एंड फंक्शंस अटेंड करना शुरू किया, अपने अपलाइन के एसोसिएशन में रहे, डायमंड्स का सेमिनार देखने हम FED और समर कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता जाया करते थे, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी ग्रूमिंग, लता गला आती थी, द वे शी यूज टू स्पीक, अंजलि कुमार, द वे शी यूज टू वॉक, किस तरीके से वो बड़े धीमे ढंग से हमें मैसेज दिया करती थी, उन सब चीज़ों को देख देख के मैंने एक ड्रीम बनाया। और तब मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू चेंज। और धीरे धीरे इस बिज़नेस में, एसोसिएशन में, ब्रिड के इसमें रह करके, अपने अपलाइन के संगत में रहकर हर दिन किसी न किसी बहाने से मैं अपने अपलाइन से मिलती थी, अपलाइन लेडी से मिलती थी, उनसे बातें करती थी। और उनसे जुड़ने के बाद धीरे धीरे मेरे ड्रीम्स क्लियर हुए, मेरे नीड्स क्लियर हुए और मेरे रीजंस क्लियर हुए कि मुझे इस बिज़नेस को क्यों करना है। इनिशियली तो हम प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अपलाइन का एसोसिएशन अच्छा लगता है, तो हम इस बिज़नेस को करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस तरीके के मीटिंग फंक्शंस में आते हैं, डायमंड्स को बोलते हुए सुनते हैं, उनकी कहानियों को सुनते हैं, तो धीरे धीरे आपके भी ड्रीम्स जो बचपन में आपने देखे थे,
कुछ कुछ पाने का जो ख्वाहिश किया, तो वो धीरे धीरे आप हमारी बातों को तो सुनते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली आपके ड्रीम्स क्लियर होने लगते हैं, आपके रीजंस क्लियर होने लगते हैं कि आपको इस बिज़नेस की क्यों ज़रूरत है। उसी तरीके से मैंने भी धीरे धीरे अपने रीजंस क्लियर किए कि नहीं, मुझे मेटेरियलिस्टिक वे में कैसा चाहिए, हाँ मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना है, मुझे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, मुझे जॉब छोड़ना है। और मैंने सबसे पहले अपना रीज़न वाई क्लियर किया कि वाई आई वॉन्टेड टू बिल्ड एमवे बिजनेस। तो सबसे पहले आप जब आज घर जाएं तो अपने वाई को क्लियर करें। अगर अभी भी आपकी वाई क्लियर नहीं है, कभी भी इस बिजनेस को किसी और के लिए बिल्ड मत कीजिएगा। ऑलवेज, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड बस गॉड से यही प्रे कीजिए कि आपको विजन रहे, आपको ये पता रहे कि आप ये बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए इस बिज़नेस से। और मैं प्रॉमिस आपको करती हूँ कि आप जो भी चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे इस बिज़नेस से ना, वो डायमंड क्लब तक आते आते आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप डिफरेंट बातें करने लगेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर करना होगा। फर्स्ट स्टेप, वाई क्लियर कीजिए कि वाई यू नीड टू बिल्ड एमवे बिजनेस, वाई नॉट समथिंग एल्स। कुछ और क्यों नहीं, क्यों एमवे ही। खूब सीडी सुनिए, इस तरह के मीटिंग फंक्शंस को ज़रूर अटेंड कीजिए, अपने अपलाइन के एसोसिएशन में रहिए। सक्सेसफुल लोगों की संगत में आप जब रहते हैं ना, तो धीरे धीरे आपका वाई और रीजंस क्लियर होता है, और तब आप धीरे धीरे आपके अंदर हिम्मत आती है कि कुछ चंद नो सुन करके भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंत में आपको मालूम है कि आप क्यों इस बिज़नेस को कर रहे हैं और आपको कहाँ जाना है। आपको अपने गोल्स, जो आपके अपलाइन आपके गोल्स देते हैं, आपके ड्रीम्स तक और रीज़न तक पहुंचने के लिए आपको आपके अपलाइन कुछ गोल्स देते हैं। उस गोल्स को पूरा करने के लिए आपको ये मीटिंग्स एंड फंक्शंस हेल्प करेंगे। और साथ में हेल्प करेगा वो टूल्स जो मैंने बड़े इत्मीनान से यूज़ किया। हमने अपने घर में, हमारे अपलाइन ने हमें बताया कि आपके पास 2 वाइट बोर्ड होना चाहिए, एक आपके घर के होम मीटिंग के लिए, या एक आप लेकर के बाहर जाएं उसके लिए, और एक आप बेडरूम में लगाइए। अनुज को अपलाइन ने कहा कि आप एक बेडरूम में लगा लो अनुज, एक वाइट बड़ा सा बोर्ड, ताकि आप उसमें अपना डेली का स्ट्रक्चर, डेली का गोल, डेली का जो टू डू लिस्ट है, टू कॉल लिस्ट है, वो लिख सको। हमने वो कर लिया। हमने अपना एक फॉलोअप बैग बना लिया था जिसमें कुछ लैम्पलाइटर्स रखते थे, हम LYF रखते थे, कुछ फॉलोअप टूल्स रखते थे, कुछ अच्छे स्पीकर्स के CDs रखते थे कि जब हम कहीं प्लान दिखाने जाते थे तो उन फॉलोअप टूल्स का हम बड़े आराम से और बहुत फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ करते थे, जिसके कारण हमारा बिजनेस बहुत फास्ट होने लगा। अपलाइन ने कहा कि SOCD पर सब्सक्राइब हो जाओ, लैम्पलाइटर पे सब्सक्राइब हो जाओ। हमने कर लिया, क्योंकि हमें मालूम था कि हमारे अपलाइन इज़ द ओनली, आवर अपलाइन वॉज द, और आपके भी अपलाइन, आप भी किसी के अपलाइन हैं, आप भी किसी के डाउनलाइन हैं। इस बिज़नेस की बड़ी खूबसूरत एक चीज़ है कि हम दोनों रिश्तों से बंधे होते हैं। अगर हम किसी के डाउनलाइन होते हैं तो हम किसी के अपलाइन भी होते हैं। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो भी बातें अपलाइन के लिए होती है, हम उस ब्रैकेट में भी आते हैं, और जो डाउनलाइन के लिए बताई जाती है हम उस ब्रैकेट में भी आते हैं। तो हमें हर वो चीज़ करना चाहिए जो हमारे को सिस्टम बोलता है। अपलाइन ने कहा मैजिक कॉर्नर बना लो। भाभी आप मैजिक कॉर्नर बना लीजिए, उसमें कुछ प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दीजिए। मैंने कर लिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि वाई मैजिक कॉर्नर, क्यों मैजिक कॉर्नर? तो अपलाइन ने बोला कि अगर आपके घर कोई व्यक्ति आएगा जो एमवे नहीं जानता है, तो वो आपसे पूछेगा कि ये क्या है। लिविंग रूम में सजाने वाले सामान के बीच में ये प्रोडक्ट्स कैसे रखे हुए हैं, तो आपके लिए बातें खोलनी आसान हो जाएगी। अगर वो एमवे जानता होगा तो बोलेगा अच्छा तो आप भी एमवे करती हैं, तो फिर आपको बात इनिशियल शुरू करने में आपको अच्छा लगेगा। तो मैजिक कॉर्नर हमने बना लिया। हमारे अपलाइन ने कहा कि आपके ड्राइंग रूम में एक ब्रिट कॉर्नर होना चाहिए जिस पे आप अपने कुछ पढ़ने वाली किताबें, SOCD में आने वाली किताबें, LYF, लैम्पलाइटर रखो। हमने वो भी बना लिया। तो हमारे अपलाइन ने जो भी हमें टूल्स दिया, क्योंकि विदाउट टूल्स आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर गृहिणी, हाउसवाइफ बोले कि मैं बिना टूल्स के इस्तेमाल के किचन में खाना बनाऊंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। डॉक्टर बोले कि मैं बिना टूल्स के ऑपरेशन करूंगा, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर हम एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को किसी ने कहा कि बिना फॉलोअप टूल्स के, बिना मीटिंग फंक्शन अटेंड किए हुए आप एमवे में डायमंड जाओ, ये तो कभी भी नहीं होने वाला है। सो यू शुड यूज ब्रिट टूल्स एज फ्रिक्वेंट एज यू कैन। उसके बाद हमारे अपलाइन ने जब हमें बताया कि मैंने अपलाइन से बोला कि मैं 12% पे हूँ, मुझे बहुत जल्दी सिल्वर जाना है,
तो अपलाइन ने कहा कि आपको सिल्वर तो जाना है, लेकिन क्या आपने दीवालों पर अपना गोल और ड्रीम्स को चिपकाया है? मैंने कहा नहीं। तो फिर अपलाइन ने कहा कि भाई आप अपने दीवालों पर अपने ड्रीम्स और गोल को पेस्ट कर दो। मैंने वो कर दिया। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते करते हम लोगों दोनों ने मिल करके बड़ी फास्ट बिजनेस को बिल्ड किया। मैं भी आपको बताऊंगी, अगर आप अपना ड्रीम्स और गोल को अगर आप दीवार पे पेस्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको कौन याद दिलाएगा कि इस महीने का गोल क्या है, आज से आने वाले 6 महीने के बाद का गोल क्या है। आपने ड्रीम लिस्टिंग कराते समय अपलाइन को कुछ प्रॉमिस किया था, वो ड्रीम्स क्या है। तो जब हम अपने दीवार पर ड्रीम्स और गोल्स को पेस्ट करते हैं तो वो हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि हमारे ड्रीम्स और गोल्स क्या हैं, और वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे वर्क एथिक्स को और थोड़ी सी ठीक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और वर्क हार्ड होने की ज़रूरत है। कई बार होता है कि हम प्रोडक्ट्स के बारे में अपने फ्रेंड या रिलेटिव से एक बार बात करते हैं, उन्होंने हमसे प्रोडक्ट्स ले लिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लिया तो फिर हम उदास होकर के फिर दोबारा कभी कॉल नहीं करते हैं। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड से फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने पर, वीक्स के एब्सेंस पर बार बार उन्हें याद दिलाते रहिएगा कि यस यू आर बिल्डिंग एमवे बहुत अच्छे से, और आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है, और अभी भी आप उनके लिस्ट में हैं, और अभी भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है उनके हेल्थ को ठीक रखने के लिए। जब आप फ्रिक्वेंटली उनको कॉल करते रहते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि अभी इस महीने में डायबिटीज़ के लिए प्रोडक्ट आ गया है, एल्डरली लेडीज़ के लिए प्रोडक्ट आ गया है, एल्डरली जेंट्स के लिए प्रोडक्ट आ गया है, लिवर के लिए प्रोडक्ट आ गया है, तो जब आप उनको इंटरवल्स पे बताते रहते हैं ना, तो उनके माइंड में सबकॉन्शियसली ये आता रहता है, और जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है उनको तो वो आपको कॉल करते हैं। और नहीं, अगर आपने मिड इंटरवल्स पे उनको कॉल नहीं किया, उन्हें याद नहीं दिलाया, तो क्या होगा कि वो किसी और से प्रोडक्ट ले लेंगे। तो आपको अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को ये एहसास दिलाना चाहिए कि आपके पास आप ओपन हैं, आप उनको सिर्फ ये याद दिला रहे हैं कि उनके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास हैं और वो जब चाहें आपसे मांग सकते हैं। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट का प्रमोशंस भी हो जाता है और आपके वॉल्यूम भी आ जाती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि ब्रिट में हम या ओपन मीटिंग में या BBS में अपने गेस्ट को लेकर के नहीं जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप फास्ट बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो आपके डाउनलाइन कुछ भी करें, आपके डाउनलाइन गेस्ट को लेकर के आए ना आए, कुछ भी हो, आप अपने गेस्ट को ज़रूर इस तरीके के BBS में और ब्रिट ओपन्स में ज़रूर लेकर के आया करें। जब आप हर दिन अपने नेम लिस्ट में 2 से 3 नए लोगों से दोस्ती करके उनका नेम ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि आपका ग्रुप बड़ा होते जाता है और आपके डाउनलाइंस भी देखते हैं कि सर जो हैं या भाभी जो हैं वो हर BBS में और ब्रिट ओपन में नए नए गेस्ट को लेकर के आती हैं। तो वो आपके किए हुए काम से मोटिवेटेड होकर के, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी बातें हम जो बोल करके नहीं किसी को समझा सकते हैं, वो कर्म करके समझा सकते हैं। तो जब आप अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपके डाउनलाइंस भी मोटिवेट होकर के अपने गेस्ट को इसमें इनवाइट करने लगते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ ये कंप्लेन करती हैं कि मैं BBS में नहीं आ पाऊँगी, मैं ब्रिट ओपन में नहीं आ पाऊँगी, मेरे बच्चे छोटे हैं, आज कोई देखने वाला उनको नहीं है, आज मेड नहीं आई है, आज ट्यूशन टीचर नहीं आया है, एग्ज़ाम्स का टाइम है, कैसे बच्चों को छोड़ करके आए। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग मेलबर्न में थे उस वक्त मेरी बेटी का प्री बोर्ड्स का एग्ज़ाम चल रहा था 10th का, और मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, होवार्ड में एंजॉय करी थी, और हमारा तो काफ़ी लंबा ट्रिप था। बेटी का जब 10th का एग्ज़ाम था, गो डायमंड फंक्शन था हमारा, फिर हमारे घर में जितने भी मीटिंग फंक्शंस होते हैं, मैंने इन 10 सालों में कभी बच्चों का बहाना नहीं किया, क्योंकि मेरे ड्रीम्स क्लियर थे, मेरे वाई क्लियर थे, और मुझे मालूम था कि मैं ये बिज़नेस अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। इसलिए जब भी इस तरीके का सवाल आए ना, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप घर में एक एक्स्ट्रा ट्यूटर रख लीजिए। अगर आप एक एक्स्ट्रा ट्यूटर रख लेंगी, एक एक्स्ट्रा हेल्पर रख लेंगी, तो क्या होगा ना कि आप मीटिंग फंक्शंस में भी बड़ी शांति से आ पाएंगी, और बच्चे भी जो आज के ढर्रे की पढ़ाई हो रही है वो ट्यूटर से बेटर कर पाएंगे। डॉक्टर मिसेस ब्राइच बोलती हैं कि हम लेडीज़ 2000 रुपया बचा करके 2 लाख रुपया गंवा देते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करेंगी ना, तो 2 लाख रुपया क्या, उससे कहीं ज़्यादा इस बिज़नेस में है आपको देने के लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। फिर कई बार होता है कि हम अपने
घर के जो एल्डर्स होते हैं, हमारे इन लॉज होते हैं, हमारी मम्मी होती हैं, हमारे पापा होते हैं, हम उनके पास कभी बैठ करके ये नहीं पूछते हैं कि आप इस बिज़नेस में हमें साइलेंटली इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चों को देखते हैं, हमारे बिना कई कई घंटा आप वहाँ रहते हैं, तो आपको क्या चाहिए। जब अगर आप इस बिज़नेस को बहुत सुकून से और आसानी से करना चाहते हैं ना, ऑलवेज आस्क योर एल्डर्स व्हाट दे वांट व्हेन यू विल बी अ डायमंड, और आप देखिएगा कि उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी और आपको वो और सपोर्ट करने लगेंगे इस बिज़नेस में। और मैं आपको बताऊं लास्ट में कि मैंने मेरे इस बिज़नेस को इतनी सक्सेसफुली क्यों किया, क्योंकि मुझे मेरे अपलाइन ने कहा था कि, मैंने पूछा कि मुझे क्या करना होगा इस बिज़नेस में, तो मेरे अपलाइन ने कहा था कि भाभी कभी भी 3 कार्डिनल रूल्स आप मत तोड़िएगा। हमने कभी भी नहीं तोड़ा, और सबसे ज़रूरी जो एवरीडे मैंने फॉलो किया वो 9 कोर स्टेप था। हर दिन मैं अनुज के साथ एसटीपी के लिए निकलती थी, मैंने सारे ट्रेनिंग्स किए थे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया था वॉल्यूम क्रिएट करना, क्योंकि 9 से 7 मैं बैंक के अंदर रहती थी, मेरे लिए तो वाकई में बहुत कम समय मिलता था, क्योंकि संडे को भी मेरा ओपन ब्रांच रहता था, तो मेरे पास बहुत कम समय था प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। लेकिन मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी, अपलाइन से जब भी मौका मिलता था उनके साथ नए प्रोडक्ट्स के बारे में सीखती थी, और जो भी कम समय मिलता था मैंने अपने कस्टमर्स को एकदम सही चीज़ बताती थी, और मेरा प्रोडक्ट काफ़ी प्रमोट हो जाया करता था। मैं हर दिन किताब पढ़ती थी, सीडी सुनती थी नहीं, मैं आज भी सुनती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत आगे ग्रो करना है। इसी तरीके से 9 कोर स्टेप जब आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और इस बिज़नेस में कुछ चीज़ों को कभी भी मत कीजिए, नेवर ब्रेक एंड 3 कार्डिनल रूल्स। और कभी भी जैसे बिज़नेस जब हम बिल्ड करते हैं ना, तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इस बिज़नेस में, इस तरीके के बीबीएस में आप आते हैं, ओपन मीटिंग में जाते हैं, सो बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर स्पेंड ना करें। कभी भी टाइम, अपना जो आपका वैल्यूबल टाइम है ना, क्योंकि मैंने कहा ना शुरू में कि हम बहुत कम समय में इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं, तो हमारा टाइम बहुत वैल्यूबल होता है। कभी भी नॉन एमवे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करें। जो भी टाइम है ना, वो या तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में बिल्ड करें, या अपने इनर ग्रोथ को, अपने नॉलेज को बढ़ाने में यूज़ करें, या फिर अपने अपलाइन के एसोसिएशन में बिताएं। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आप लोग डायमंड क्लब में आ जाएंगे। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, डायमंड क्लब इज़ द ब्यूटिफुल थिंग। आप आइए डायमंड क्लब में, तब आपको पता चलेगा हम कितना एंजॉय करते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, आपकी एक जैसी सोच वाले दोस्त बनते हैं, और इस तरीके से आप डायमंड क्लब में आकर के अपनी लाइफस्टाइल, अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। वाह, क्यों आप लोग हंस क्यों रहे हैं भाई? चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए कुछ हंसने की भी बात कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव एक जगह कहीं गए हुए थे, वहाँ एक मोटिवेशनल सेमिनार चल रहा था। तो जो मोटिवेशनल सेमिनार चल रहा था, तो वहाँ चूंकि कॉर्पोरेट मीटिंग थी, तो वहाँ कुछ वाइन वगैरह भी चल रहे थे, शराब भी चल रही थी। तो मोटिवेशनल स्पीकर ने अपनी बात बता रहे थे, और बताने के क्रम में उन्होंने अचानक ऑडियंस को स्टंट कर दिया। उन्होंने एक लाइन बोला कि द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ वे आर स्पेंट इन द लैप ऑफ ए लेडी हु वाज नॉट माई वाइफ। हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे एक ऐसी औरत के बाहों में बीते जो हमारी पत्नी नहीं थी। और सारा पब्लिक एकदम स्टंट रह गया कि क्या बोल रहे हैं भाई। तब उन्होंने कहा कि और वो औरत मेरी माँ थी। राइट। तो कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे, उनको ये बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग ये लाइन लगा। उन्होंने सोचा कि चलो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सेमिनार के बाद पार्टी वार्टी हुई, और साहब ने वो घर पहुँचे तो वाइफ ने पूछा कि खाना खाओगे? तो बोला नहीं, आज पार्टी में खा के आए हैं। तो बोले कि पानी लाऊं? तो हाँ पानी लाओ। जब पानी लेकर आई तो उन्होंने फिर वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए वही लाइन उन्होंने दोहराई कि हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे एक ऐसी औरत की बाहों में बीते जो हमारी बीवी नहीं थी। तो उस लेडी ने, उसकी वाइफ ने बोला, अरे क्या बोल रहे हो तुम, हम तो तुमको अच्छा आदमी समझते थे इतने सालों से। तो उसने सोचा कि अच्छा अभी तो नेक्स्ट लाइन बोलेंगे तब इसको समझ में आएगा। लेकिन भाई साहब पार्टी से आ रहे थे, थोड़ी चढ़ाए हुए थे, वो दूसरी लाइन भूल गए, और उन्होंने कहा कि और वो औरत थी, और वो औरत थी, वो और औरत थी। इतना में तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी?
डोंट कट इफ यू कांट पेस्ट, डू प्रॉपर डुप्लीकेशन। देखिए, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए इस बिजनेस की बातों को तो मैं तो ये अप्लाई होती ही है, लेकिन लाइफ में भी सक्सेसफुल होने के लिए एक चीज का होना बहुत ही जरूरी है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड फेथ, विश्वास। आप विश्वास के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। जिंदगी में कोई काम करें, अगर जब तक आपको फेथ नहीं है उस काम को करने में, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और फेथ के बारे में कही गई है कि फेथ ऑलवेज कम्स फ्रॉम द गॉड। बट रिसेंट टाइम्स में ये उतनी सत्य स्टेटमेंट नहीं है, उतनी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टीट्यूशंस हु आर वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग फेथ एंड बिलीफ। फेथ कैन बी क्रिएटेड ऑल्सो, और हमारे ब्रिट सिस्टम इसमें बहुत ही माहिर है। वो इतने बुक्स, सेमिनार, सीडीज को निकलवाती है कि उसके माध्यम से फेथ को क्रिएट की जा सकती है, राइट? अगर फेथ के बारे में देखें कि फेथ किन किन फैक्टर से क्रिएट होती है, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फेथ। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो फेथ क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जानकारी से विश्वास बढ़ता है, यू नो। आज ही बहुत सारे लोगों को लाया गया होगा, ये बोल के लाया गया होगा कि अच्छे क्वालिटी के लोग इस बिजनेस को करते हैं, और यहाँ से देखे हुए कि हाँ भाई, लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर और वाइफ भी बैंकर, दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। फिर यहाँ अगली पंक्ति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने प्रोफेशन में भी काफ़ी सक्सेसफुल थे, उन लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया। तो जैसे जैसे आपकी एम्वे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के बारे में इंफॉर्मेशन बढ़ती है, वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ते जाता है। इसीलिए हम लोग बताते हैं, एम्वे का जब भी प्लान दिखाते हैं तो बताते हैं एम्वे के प्रोफाइल्स के बारे में कि एम्वे कितनी कंट्रीज में है, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या है, किन प्रोसेस से कैसे इसके प्रोडक्ट ऑर्गेनिक्स हैं, 1934 से किस तरीके से ये अपने गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को न्यूट्रलाइट बनाती है। तो ये सारा चीज़ हम क्यों बताते हैं, सारा इंफॉर्मेशन हम क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोगों के विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, राइट? एक छोटा सा बच्चा को अगर आपने गणेश की मूर्ति दे दी तो उसको बॉल बना के वो बच्चा खेलता है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस मूर्ति से वो खेलता नहीं है, उस मूर्ति को स्थापित करके उसकी पूजा करता है। क्यों? क्योंकि मूर्ति में कोई बदलाव तो नहीं हुआ ना। बदलाव कहाँ हुआ? उस बच्चे की जानकारी में, उस बच्चे के विश्वास में बदलाव हो गया, क्योंकि उसको लगातार ये जानकारी दी गई कि गणेश की मूर्ति बेसिकली खेलने का बॉल नहीं है, ये पूजा करने की वस्तु है। वैसे ही जब कोई नया आदमी एम्वे बिजनेस में आता है तो उसको एम्वे बिजनेस पर फेथ नहीं होता है। ही प्लेज विद द बिजनेस। वो कभी मीटिंग में आता है, कभी नहीं आता है, कभी अपलाइन के फोन को उठाता है, कभी नहीं उठाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जानकारी बढ़ती है और उसका पिन बढ़ता है, उस बिजनेस में ज्यादा दिन तक वो एस्टैब्लिश कर जाता है, तो जिस बिजनेस के साथ वो खेल रहा होता है वही बिजनेस की वो पूजा करने लगता है, राइट? तो इंफॉर्मेशन। दूसरा, एसोसिएशन, संगत। मैंने बताया कि बुक्स, टेप, सीडीज और लीडर्स की एसोसिएशन। हम लोग यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्योंकि ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने ये सिस्टम को डिजाइन किया हुआ है। दे हैव डिजाइन दिस सिस्टम टू इंक्रीज योर फेथ। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अदरवाइज यहाँ भी तो सारे डायमंड्स हैं, यहाँ पे भी तो लोगों, लेकिन इनको हमारे एरिया में बुलाया जाता है। आज हमारे यहाँ उड़ीसा से डायमंड गए हैं महापात्रा, डॉक्टर एंड मिसेज महापात्रा, उनको बुलाया गया है, राइट? ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जा सके, अच्छे अच्छे लीडर्स की एसोसिएशन दी जा सके। मैंने बताया ना कि हमने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो डायमंड बनने का डिसीजन पहले दिन मैंने नहीं लिया था। डायमंड बनने का डिसीजन जब मैं बहुत सारे लोगों की एसोसिएशन में आया, जब मैंने कुमार को देखा, जब मैंने कांति को देखा, जब मैंने अंकुर गुप्ता को देखा, जब मैंने सुमित बहादुर को सुना, जब मैंने नासा के साइंटिस्ट को हमने सुना, डॉक्टर ब्राइच को हमने देखा, इतने सक्सेसफुल डॉक्टर थे कनाडा में, और उसके बाद उन्होंने इस बिजनेस की बदौलत वो कनाडा से इंडिया में चले आए। तो ये इन लोगों के एसोसिएशन से यू गो इनटू द माइंड्स ऑफ द पीपल, यू नो। अगर आप किसी अच्छे आदमी की संगत में रहते हैं तो धीरे धीरे यू स्टार्ट, यू नो, वो एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, एक मेंटल सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है आपके लीडर्स के साथ। दैट इज वाई वी इंसिस्ट। हमारी डायमंड लेडी ने बताया कि आपको अपने अपलाइन के एसोसिएशन में रहनी, ना कि बाहर के लोगों के एसोसिएशन में आपको रहनी है, राइट? क्योंकि जितना आप, अगर खाली समय है, आप बाहर के लोगों के साथ रहेंगे तो वही चीज आपके माइंड में रहेगी। सो एसोसिएशन इंक्रीजेज योर फेथ, राइट? थर्ड थिंग दैट इंक्रीजेज योर फेथ इज योर एबिलिटी टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन। आप ऐसे मीटिंग्स में आए और आपने चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया, यू नो, आपने देखा नहीं, आपने सोचा नहीं इसके बारे में,
ऑब्जर्वेशन से क्या मिलती है? आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं क्यों करूं ये इस बिजनेस को। आपकी ड्रीम बिल्ड होती है। ऐसे मीटिंग्स में आते हैं, आप जब सोचते हैं कि आखिर इनकी माइंडसेट क्या रही होगी कि आज ये मैं आइडियली मैं रिटायर करता 2027 में, लेकिन मैं 2012 में 15 साल अपनी जिंदगी के मैंने बचा लिए, यू नो, क्योंकि हमने चीज़ों को समझा। मैंने देखा कि फ्री होने से क्या क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं। इन चीज़ों को हमने समझा, स्टडी किया, हमारी बिलीफ बढ़ी बिजनेस के ऊपर, हमें आइडियाज़ मिला कि बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है। ये सारी हमारी एबिलिटी टू ऑब्जर्व की वजह से हुई, यू नो, ऑब्जर्वेशन से ये सारी चीज़ें मिली। जो चौथी जो चीज़ है जो आपके फेथ को एनहांस करती है, दैट इज कॉल्ड हैविंग अ गोल। जिस आदमी के पास गोल होता है उसी को विश्वास भी होता है। एम्बे बिजनेस अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये अपने आप में कुछ नहीं है, यू नो, इट इज जस्ट ए व्हीकल। इट इज व्हीकल फॉर व्हाट? इट इज ए व्हीकल टू फुलफिल आवर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। हमारे ड्रीम को पूरा करने का एक जरिया है। एम्बे कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं हम एम्बे, आप एम्बे बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो। एम्बे ने आपको एक व्हीकल प्रोवाइड किया है, एक बहुत ही खूबसूरत व्हीकल थ्रू विच यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। एक बार एक लड़का कहीं जा रहा था, एक सीनियर आदमी बुजुर्ग वहां बैठे हुए थे। उसने पूछा कि बाबा ये रोड कहाँ जाती है? तो बाबा ने बोला कि तुमको जाना कहाँ है? तो लड़का बोला कि मालूम नहीं। तो बोला कि तो फिर क्या फर्क पड़ता है, जहां है वहां चले जाओ, यू नो। अगर आपको मालूम नहीं है कि दाएं जानी है या बाएं जानी है तो आप क्या करेंगे? वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। इस बिजनेस में उसी आदमी का पिन चेंज नहीं होता है जिस आदमी को मालूम नहीं है कि उसको आगे जाना कहाँ है। इसमें एम्बे का कोई दोष नहीं है, यू नो। यू नीड टू चेक योर ड्रीम्स, यू नीड टू चेक योर गोल्स। आप गोल सेट करेंगे तभी एम्बे और आपके अपलाइन और सिस्टम आपकी मदद करती है। पुराने दिनों में हम लोगों ने कहावत सुनी है कि अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। क्या कोई तिनका कभी किसी डूबते हुए आदमी को बचा सकता है क्या? नहीं। तो फिर क्यों बताई गई है बात? क्योंकि एक डूबते हुए आदमी का विश्वास बहुत बड़ा हो जाता है। ही ट्राइज टू कैच एट एवरीथिंग। वो कुछ भी मिले बोलता हाँ हम बच जाए, कुछ भी मिल जाए वो सोचता है कि हम बच जाए। वैसे जिस आदमी का ड्रीम बहुत ही बड़ा होता है उसको अपलाइन की हर बातों पर विश्वास होता है कि शायद ये करे तो मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, शायद ये करे तो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप्स, 3 पावर्स, 3 कैंडल्स, उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। वो ऐसे ही आते रहेगा, जाते रहेगा, हर बार मीटिंग में आएगा, मीटिंग में जाएगा, बोलता यार बिजनेस हो ही नहीं रहा है, क्या करें, बड़ा अजीब टाइप का, फंस गए हैं। कहां से फंस गए हैं? कौन दिन था कि अपलाइन आकर प्लान दिखाया था, यू नो। ही हैज टू सी कि व्हाई ही इज बिल्डिंग दिस बिजनेस। बिजनेस बिल्ड करने का कारण क्या है, क्या चाहिए, अगले महीने क्या चाहिए, 6 महीने के बाद क्या चाहिए, 2 साल के बाद, किस लिए कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? हम लोगों ने फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को किया था। हमारे पास कोई कारण नहीं था बैंक की नौकरी छोड़ने का। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार बोल रहे थे कि अब तो डायमंड हो गए ना, जॉब छोड़ने की जरूरत क्या है। और ईमानदारी से हम आपको बताएं कि नौकरी करने का आनंद तभी है जब आपको जॉब की जरूरत ना हो। राइट। आराम से बैंक में आते थे, बैंक में जाते थे, बॉस भी बोलने का हिम्मत नहीं करता था। पहले बॉस बोलता था कि अनुज ये टारगेट पूरा हो जाना चाहिए, हम भी बोलते थे यस सर, सर हो जाएगा सर, हो चाहे नहीं हो, लेकिन बोला जाता है कि बॉस को ना कभी नहीं बोलना है। लेकिन जब फाउंडर्स प्लैटिनम और एमरल्ड हो गए, वही बॉस जब फोन करके बोलता था कि अनुज ये पूरा हो जाना चाहिए भाई, हम बोलते थे सर हमसे तो नहीं होगा, आप ही ट्राई करके देख लीजिए। अरे ट्राई तो करो यार। हम बोले कि सर नहीं हो सकता है सर। इतने, लेकिन फैक्ट यही था। और अगर आपको जॉब की खूब जरूरत है तो बॉस आपका घटिया जो भी बोलेगा आप जोर से हंसेंगे, हा 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 करके आप हंसेंगे। बॉस आपका कैसा घटिया टाइप का भी कपड़ा, इच्छा आपको अंदर से होगी कि सर बहुत फालतू टाइप का कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन बोलते हैं कि सर कहां से लिए हैं, यू नो, क्योंकि बॉस को इंप्रेस करना होता है ना, उससे कॉन्फिडेंशियल लिखवाना होता है, आपका ट्रांसफर कहीं और ना कर दे। राइट। वो उसका हेयर स्टाइल कैसा भी हो, सर किस सैलून में बनवाए हैं सर, यू नो। बॉस को पटाना हम लोग सीख जाते हैं। हम भी इसी ट्रेड में थे, इसलिए जानते हैं, यू नो। और एक और चीज जो आपके फेथ को, विश्वास को बढ़ाती है, वो है एक्शन। जब आप काम करते हैं, काम से बड़ा विश्वास कोई चीज आपको नहीं देती है।
अगर आपको, इसीलिए मैंने कहा कि प्लान खुद से दिखाइए। आपका बिजनेस पर अगर विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, प्लान को खुद से दिखाइए, डेमो खुद से करिए, वर्कशॉप खुद से करिए, लोगों को कॉन्टैक्ट इनवाइट खुद से करिए। 4 बार गिरेंगे लेकिन फिर संभलने का भी मौका आपको मिलेगा, राइट? फिर संभल जाएंगे आप। और अगर आप अपना प्लान खुद से नहीं दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि आप इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर रहे हैं, राइट? तो एक्शन से बढ़ के विश्वास कोई चीज नहीं देती है। आप अपने एक्शन को लगातार करते रहें तो आपकी विश्वास बहुत बड़ी हो जाती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती है, दैट इज कॉल्ड योर, देखिए मैंने पहले हाफ में बताया कि आपको अपनी समझ, आप क्या अपने बारे में सोचते हैं और क्या आप इस बिजनेस के बारे में सोचते हैं, ये आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती है, आपके विश्वास को आगे बढ़ाती है, राइट? एंड दैट थिंग इज कॉल्ड योर सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। मैंने बताया कि गरीब डॉक्टर भी होते हैं, अमीर डॉक्टर भी होते हैं, गरीब लॉयर भी होते हैं और अमीर लॉयर भी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने बारे में वैसा सोचते हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हम लोग शुरू से ही आए थे इस बिजनेस में 2-4-10 हज़ार रुपये के लिए नहीं आए थे। ठीक थी, शुरुआत एक हो रही थी, लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों ने डायमंड के ड्रीम को हम लोगों ने कैच किया, बहुत जल्दी। और एमरल्ड होने के 1 साल के बाद ही हम लोगों ने अपनी डायमंड क्वालिफिकेशन शुरू कर दी, क्योंकि एमरल्ड गए थे हम लोग 4 लेग के साथ गए थे, यू नो, और बहुत कंफर्टेबली हम लोगों ने अपनी डायमंडशिप लॉक की, क्योंकि सेल्फ इमेज वहां तक जाती थी। बैंक में ऑलरेडी अच्छे पोजीशन पर थे, अच्छी सोच रखते थे, यू नो। तो हमारे सिस्टम में भी बताई गई है कि कैसे आप अपने सेल्फ इमेज को इंप्रूव कर सकते हैं। सेल्फ इमेज को इंप्रूव करने के लिए सर्टेन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। नंबर 1, थिंक वेल, अच्छा सोचिए। अगर आपकी सोच अच्छी है आप अपने सेल्फ इमेज को इंप्रूव कर सकते हैं अच्छी सोच से। बुरी सोचों को दिमाग से निकालिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए। अगर कोई ज्वाइन किया तो भी बहुत बढ़िया। मैंने बताया ना कि ये टेंशन लेने में कोई फायदा नहीं था कि अरे बड़ी नेगेटिव आदमी था भाई, कहाँ फंस गए। हम लोग ज्वाइन किया तो बहुत बढ़िया, नहीं ज्वाइन किया खाए पिए गए वहां से। थिंक वेल। दूसरा है ड्रेस वेल, अच्छा कपड़ा पहनिए। जब आप सज धज के शादियों में जाते हैं तो आपको अपना चेहरा आईना में देखते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जब आप अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, आप बढ़िया से एकदम नया कपड़ा, और वही अगर लगता है कि ये शर्ट जो है थोड़ा ढीला हो रहा है, थोड़ा सा लगता है यहाँ से निकला हुआ है, तो बार बार आईना में उस समय भी देखते हैं कि बड़ा हम अजीब टाइप का, झोला टाइप का लग रहा है, तो आपको लगता है कि इसको चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर अच्छा फिटेड कपड़े पहनते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छे जूते आप इस्तेमाल करते हैं। बिल बिट ने कहा है इसके बारे में कि हैव लेस हैव कॉस्टली, कम रखिए लेकिन महंगे रखिए। पहले हम लोग क्या सोचते थे कि अगर 2000 रुपया का खरीदना है तो 500-500 रुपया का 4 शर्ट खरीद लेते हैं। अरे सामने वाले को क्या पता चला? अरे पता चल जाता है सामने वाले को भाई। बिल बिट बोलते हैं अगर 4000 का कपड़ा खरीदना है तो 2-2000 का 2 ही कपड़ा खरीदो, 4000 का 4 कपड़ा मत खरीदो। हैव लेस हैव कॉस्टली, कम कपड़े पहनिए लेकिन अच्छे कपड़े पहनिए। जूते पहनिए तो अच्छे क्वालिटी के जूते पहनिए। कादर खान किसी फिल्म में बोला था उसने कि आदमी की औकात उसके जूते से पता चलती है। वो अमिताभ बच्चन उसके पास गया था, ऊपर से बहुत बढ़िया सूटेड बूटेड था और नीचे से जूता फटा हुआ था। तो बोला कि पहचान कैसे गए भाई कि हम भी तुम्हारी बिरादरी के हैं? तो बोला कि क्योंकि आदमी की औकात की पहचान उसके जूते से हो जाती है। तो जूता अच्छे क्वालिटी का रखिए। आप किसी आदमी के यहाँ प्लान दिखाने जाएं और उसको बोले कि भाई हम आपको इस बिजनेस से 1 लाख रुपया कमाना सिखाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो ऐसा ना कि वो बोल दे कि आपके लिए एक तो जूता खरीद देंगे। ठीक है, तो अगर उसको 50,000 लाख रुपया का गोल लेकर गए हैं तो कम से कम वैसा नजर आइए भाई, यू नो। कांति ने किसी सीडी में कहा है या पता नहीं किसी राइटर ने कहा है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ओवर ड्रेस्ड देन टू बी अंडर ड्रेस्ड, यू नो। अगर ओवर ड्रेस भी होते हैं इट इज ऑलवेज गुड देन टू बी अंडर ड्रेस्ड, है ना। ये नहीं कि हम तो सादगी में विश्वास करते, छोड़ दीजिए आप में बिजनेस भाई, आपके लिए नहीं है। लेकिन प्लान दिखाने जाइए तो अच्छा से जाइए, चप्पल पहन के मत जाइए, राइट। तो ये चीज से आप अपने सेल्फ इमेज को इंप्रूव कर सकते हैं। और थर्ड थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू एनहांस योर सेल्फ इमेज इज स्पीक वेल। अच्छी भाषा का इस्तेमाल करिए, यू नो। आप किस परिवेश को बिलोंग करते हैं, ये कैसे आप, लखनऊ के बारे में तो कहा जाता है कि लखनऊ की जुबान बहुत अच्छी है क्योंकि नवाबों का शहर रहा हुआ है,
यहाँ का जो कल्चर है वो पूरे इंडिया में वैसा कल्चर कहीं नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ के लोग बड़े ही वो शौकीन थे। वो अगर किसी आदमी की तबीयत भी खराब है तो डायरेक्टली नहीं पूछते थे। ग्रेट पीपल्स स्किल्स कि भाई सुना है आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज हो गई है क्या, या चलता है ना ऐसा यहाँ। अरे हम लोग तो सुन के नवाबी यहाँ की बातों को सुन के हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। वो डायरेक्टली ये भी नहीं पूछते हैं कि हम लोग के यहाँ बड़ा बीमार लग रहे हैं आप। वो बीमार ना भी हो तो उसको लगने लगता है कि बीमार हो गए हैं, है ना। तो ये स्किल यहाँ से सीखने की है कि सुना है आपके दुश्मनों की तबीयत कितना, हम वो नहीं चाहते कि दुश्मनों की भी तबीयत खराब हो जाए। इंटेलिजेंट लोग हैं, सोचते हैं कल कहीं ज्वाइन कर लिया तो राइट। अगर आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्पीच पैटर्न को हमको चेंज करने की जरूरत है। किसी आदमी से मिलिए तो वहां पर एक छटा बिखेर के आइए। ऐसा ना कि किसी आदमी से मिले उसके बाद वो आपको देख के भाग रहा है। लोग एम्बे को ना नहीं बोलते हैं, लोग हमको और आपको ना बोलते हैं बॉस। लोगों को तो नहीं मालूम है कि एम्बे क्या है। कोई आदमी हमसे बोलता है ना कि कोई प्लान देखने के लिए तैयार ही नहीं है, हम समझ जाते हैं कि इसकी सेल्फ इमेज वैसी ही छोटी है। क्योंकि मुझे नहीं मालूम थे, लेकिन हमारी रिलेशनशिप लोगों से ऐसी थी कि शुरू की 5-7 ज्वाइनिंग तो हमारी ऐसी ही निकल गई। हमने अपने साढ़ू को प्लान दिखाया तो साढ़ू से मैंने कभी ये नहीं कहा कि कमलाकर जी आप बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उनको प्लान दिखाया और मैंने कहा कि मैं चला। और उन्होंने अपने माइंड में सोचा कि एक स्टेट बैंक का सीनियर मैनेजर जिसके हाथों से करोड़ों करोड़ के लोन होते हैं, अगर उस आदमी ने एम्बे बिजनेस को करने का डिसीजन अगर लिया है तो जरूर ही कोई अच्छा डिसीजन लिया है, राइट। और हमारी पास्ट बैकग्राउंड क्या है वो हमारे फ्यूचर को वो अफेक्ट करती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमने पहले क्या बोया है, राइट। बहुत सारी आपकी ज्वाइनिंग आपकी नेचुरल निकल जाती है क्योंकि सोसाइटी में आपकी वो पहचान के रूप में होती है कि आपने कैसी पहचान बनाई है। और एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में कि यू नीड टू डेवलप अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। आप लोगों के पीछे जाएंगे तो लोग आपसे भागते रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करें। देखिए आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपकी लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति से है और वो व्यक्ति आप खुद है। हमारी अपने आप से जद्दोजहद है। कोई एम्बे बिजनेस सारे लोगों के सामने समान है। कुछ लोग अपने आप से वो निकल नहीं पाते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए जो नेसेसरी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस से कुछ लोग नहीं गुजरना चाहते। कुछ लोगों को ये सिरदर्द लगती है, कुछ लोगों को कठिनाई लगती है। लोगों को मालूम है कि हम रोज जाएंगे प्लान दिखाएंगे। इट इज समथिंग लाइक कि सारे लोगों को तो मालूम होगी ही कि सुबह में अगर जिम में जाएंगे तो बॉडी ठीक रहेगी। हेलो, मालूम है ना। लेकिन बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग नहीं ही करते हैं इसको। जानते हैं अच्छी चीज है लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। कंसिस्टेंट कितने हैं आप अपने अफेयर्स में, अपनी एक्टिविटीज में, अपने थॉट प्रोसेस में। हम लोग किसी आदमी को देखते हैं, वी आर नॉट फॉर एनी टैलेंटेड पीपल। हम लोग ऐसा आदमी खोजते हैं जो मैदान में टिकने वाला हो और नेसेसरी चेंजेस अपने आप में करा दो। सिर्फ टिकना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग ब्रिट ओपन में आते हैं और अपने प्रॉस्पेक्ट को लाते हैं तो लीडर से मिलवाते हैं और लीडर क्या मैसेज देता है, बस टिके रहिए, टिके रहिए। हो जा रहे, सिर्फ टिकने से नहीं होगा, टिके रहिए, कुछ करते भी रहिए, तभी कुछ होने वाला है ना। टिकना एक अलग एस्पेक्ट है और उसके बाद भी आपको कुछ करना पड़ता है। लेकिन आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी तब डेवलप होती है जब आप अपना एक्शन खुद से करते हैं। जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके कैरेक्टर को इंप्रूव करती है, आपके कैरेक्टर की पहचान होती है, वो है कि आप रिजेक्शन को कैसे लेते हैं, हाउ यू टेक रिजेक्शंस। ये बिजनेस में किसी आदमी का कितना बड़ा विश्वास है उसका अपने ऊपर, एम्बे के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के ऊपर, अपलाइन के ऊपर। ये इस बात से पता चलती है कि जब उसको ना बोलता है, ना सुनता है, तो उसका एटीट्यूड कैसा रहता है। जब किसी आदमी जब कोई आदमी प्लान दिखाने जाता है और जो जिसको प्लान दिखाया वो ज्वाइन कर लिया, फिर वो जिसको प्लान दिखाया वो ज्वाइन कर लिया, फिर बोला कि अरे सर क्या करना है, तो 300 पीवी करना है, लाइए ना सर 400 पीवी कर देते हैं। वो 400 पीवी कर लेता है, फिर उसके नीचे ज्वाइनिंग होती है, वो 500 पीवी कर लेता है। बॉस, अगर बिजनेस ये इतना आसान रहता है तो लोग डायमंड के लिए ताली क्यों बजाते हैं इतना। लोग क्लैपिंग इसी वजह से करते हैं कि डिस्पाइट ऑल दोज रिजेक्शंस, डायमंड ने काम करना नहीं छोड़ा और इन्हीं सारे चीजों के बीच में उस व्यक्ति ने अपनी डायमंडशिप निकाली है।
लोग इसीलिए क्लैप करते हैं, लोग इसीलिए प्लैटिनम होने पे रिकॉग्निशन करते हैं, लोग एमरल्ड को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि उनको सेमिनार देने के लिए बुलाया जाता है। बिकॉज नॉट बिकॉज दे हैव अवॉइडेड रिजेक्शंस, बट बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द रिजेक्शन, एंड रिजेक्शन इज नॉट द फेलियर जोन, रिजेक्शन इज द सक्सेस जोन। ये अगर आप रिजेक्शन की संभावनाओं से अपने आप को बचाएंगे, यू कैन नेवर बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। यू नो, अगर आपको रिजेक्शन बहुत मिल रही है तो इसका सीधा रीजन ये है कि आप एक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। यू नो, जब आप बहुत ज्यादा एक्शन करते हैं तभी आपको रिजेक्शन मिलती है, और रिजेक्शन परमानेंट नहीं होते। रिजेक्शन अगर आप लगातार लेते रहते तो एक दिन सक्सेसफुल हो जाते हैं। हमारे यहां अगर कोई आदमी आता है, बोलता है कि सर ये ज्वाइनिंग निकल गई, यहां ज्वाइनिंग निकल गई, यहां ज्वाइनिंग निकल गई, लेकिन तब तक हम उस आदमी को सीरियसली नहीं लेते हैं जिस दिन उसको ना नहीं मिलती है। हम इंतजार करते रहते हैं कि जैसे ही उसको ना मिला तब देखते हैं उसका कैसा एटीट्यूड है ना। अगर कोई आदमी बोलता है कि सर फलाना आदमी के यहां गए, वो बैठने के लिए भी नहीं बोला, हम मन में सोचते कि अब आएगा मजा, अब देखते ही टिकेगा कि नहीं। सर फलाना आदमी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, तो हम मन में बोलते हैं कि अब आएगा मजा। अब देखते हैं कि ये बिजनेस में कितना दिन टिकता है। आपकी ज्वाइनिंग होती है तो मैं इंप्रेस नहीं होता हूं, जब आपको ना मिलती है और तब आप टिके रहते हैं, देन आई गेट इंप्रेस्ड, राइट। बिकॉज रिजेक्शन एंड करेक्शन बिल्ड्स यू अप। जब रिजेक्शन आपको मिलती है एंड देन यू करेक्ट योर सेल्फ, योर रिजेक्शन गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट योर सेल्फ। आपको मालूम नहीं चलती है कि आपको क्या। कई लोगों को, मैं किसी डाउनलाइन के साथ गया था प्लान दिखाने, वो बोलता सर, वो भी ऑफिसर क्लास का था, यू नो, और उसके साथ मैं गया प्लान दिखाने के लिए। वो अपने कजन ब्रदर के यहां गया और कजन ब्रदर ने बोल दिया कि हमको नहीं करना है, तो बोला कि ठीक है, हमने तुमको पिछले साल 350 रुपया दिए थे, निकालो। उस आदमी की सारी ऑफिसरी, और लगा कि एकदम दहाड़ मार के रोने लगेगा कि हमको तुमने ना बोल दिया, हमने तुमको जिंदगी में इतना मदद किया। यू नो, हम भी देखना चाहते हैं अपने डाउनलाइंस में कि ना सुनने के बाद भी आप कितने बैलेंस्ड रहते हैं। दैट विल टेक यू अहेड। सारे लोगों ने इन्हीं प्रोसेस से होके गुजरे हैं। रिजेक्शन इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। रिजेक्शन को कभी अवॉइड मत कीजिए। यू नो, क्यों हम लोग बोलते हैं कि प्लान खुद से दिखाइए? बिकॉज वी वॉन्ट यू टू ग्रो इन द बिजनेस। आपको ग्रोथ लेनी है। यू नो, आप जब लोगों को प्लान दिखाने के लिए निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में लोग कैसे कैसे हैं। यू नो, एक चीज जान के रखिए कि अकल बादाम खाने से नहीं आती है, अकल ठोकर खाने से आती है, राइट। लोग अपने बच्चों को घिस घिस के बादाम खिलाते हैं, ले खा ले बेटा। अरे उसको मैदान में छोड़िए, फील्ड में छोड़िए, 4 लोगों से ना सुनेगा, बिजनेस बिल्ड करना सीख जाएगा। डोंट वरी, डरिए मत कि इसको मैदान में छोड़ कैसे दे, अच्छा प्रॉस्पेक्ट का नुकसान हो जाएगा। होने दीजिए, बहुत सारे और अच्छे प्रॉस्पेक्ट आएंगे, लेकिन इन द प्रोसेस आपको एक डायमंड मिल जाएगा जिसको रिजेक्शन सुनने की आदत हो जाएगी। यू नो, क्योंकि ये रिजेक्शन आपके कैरेक्टर की पहचान है। यू नो, आपकी एसोसिएशन आपके एटीट्यूड को बिल्ड करती है। क्यों हमारे यहां बोला जाता है कि आपके अपलाइन आपको 100 पीवी कराने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? नॉट बिकॉज कि आपके पैसों को खर्च कराना चाहते हैं, बट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू पुट यू इन द सक्सेस जोन। सफलता के सिद्धांत में आपको डालना चाहते हैं। वो सक्सेस जोन क्या बोलती है? आप जब 100 पीवी करेंगे तो 8000 का प्रोडक्ट तो यूज तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 2000, 3000, 4000 का प्रोडक्ट यूज करेंगे, 2, 3, 4, 5 हजार रुपया का प्रोडक्ट आपके घर में रहेगा। अगले महीने भी करेंगे, 10,000, 12,000 का प्रोडक्ट आपके घर में रहेगा। और आपके अपलाइन आपको बताते हैं कि यू शुड हैव अ मैजिक कॉर्नर ऑल्सो। और मैजिक कॉर्नर पड़ोसी के लिए नहीं है, मैजिक कॉर्नर आपके लिए है। एक दिन आप जाते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, दूसरे दिन जाते हैं प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तीसरे दिन जाते हैं प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। आपको क्या होता है? टेंशन होता है कि प्रोडक्ट नहीं है, मेरा 15,000 रुपया फंसा हुआ है। तब आप बाहर निकल कर जाकर पब्लिक से बात करते हैं। अगर आपके अपलाइन आपको प्रोडक्ट परचेज नहीं कराएं तो आपके पास बाहर के पब्लिक से बात करने का मोटिवेशन इनिशियली नहीं रहेगा, राइट? क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट नहीं मंगाइएगा तो बाहर जाकर बात करने की क्या जरूरत है? आप आराम से घूमते रहेंगे। आपको मालूम है, मैं घोड़े से कभी गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि घोड़े पे कभी चढ़ा नहीं। ठीक है, घोड़े पे कभी चढ़े नहीं तो आपको घोड़े से गिरने का आपको क्या डर रहेगा? कोई डर नहीं रहेगा। आपने अगर प्रोडक्ट नहीं मंगाए तो आपको बेचने का भी मोटिवेशन नहीं रहेगा, राइट?
रिजेक्शन आपको सक्सेसफुल लोगों से मिलाती है। आप जितने ज्यादा अपने लिस्ट में, अगर आपके पास 50 लोगों की लिस्ट है और 50 लोगों में से अगर आपने 25-30 लोगों को ही प्लान दिखा दिया, तो आप लॉ ऑफ एवरेज के सिद्धांत के अनुसार से अगर आपने 50 लोगों को प्लान कंप्लीट जैसे ही करते हैं, 8 से 10 लोगों की आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन दैट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम फ्रेम के अंदर में ही उनको दिखाइए। अब 50 लोगों को प्लान आप 1 साल में दिखाए और 50 लोगों को प्लान आपने 1 महीने में दिखाया, दोनों में फर्क है, वो रिजल्ट में भी फर्क होगा। अगर आपने 1 महीने के अंदर में दिखाया तब आपको रिजल्ट मिलेगी, लेकिन अगर आपने, और रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगी, और अगर आपने 2 महीने में दिखाया तो रिजल्ट थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन अगर आपने 50 लोगों को प्लान 1 साल में दिखाया तो हो सकता है रिजल्ट ही ना मिले। पहले के समय में आपको याद है वो जनरेटर को स्टार्ट किया जाता था, तो 9 स्ट्रोक मारना है, लेकिन 9 स्ट्रोक में जनरेटर स्टार्ट होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्पीड में मारना है ना। ऐसा नहीं कि ढक फिर ढक ऐसे करके 9 स्ट्रोक मारेंगे, कभी जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। अगर जनरेटर को स्टार्ट करना है तो 9 स्ट्रोक मारे, जनरेटर स्टार्ट। वैसे ही अगर 1 महीने में अगर 50 आदमी को प्लान दिखाएंगे, 10 आदमी आपके नीचे ज्वाइन कर लेंगे, राइट। यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हमारी रिजेक्शन की स्पीड क्या है। कितना लोगों को रोज शाम में आप प्राइम टाइम में क्या करते हैं? आप क्या घर में बैठे रहते हैं या रोज जाकर, या रिजेक्शन से डर गए? कई लोगों को 2-4 लोग ना बोल देते हैं तो उसके बाद घर से निकलने में डर लगता है, फोन उठाने में डर लगता है। फोन उठाया तो सामने वाले को रिंग हो रहा है, भगवान से मनाते रहते कि हे भगवान उठाए नहीं, उठाएगा नहीं तो बात नहीं करना पड़ेगा, और अपलाइन को बता देंगे कि सर क्या करे, बड़ी फोन किए उठाया ही नहीं, बहुत फोन किए, यू नो। तो यही आपके कैरेक्टर की पहचान हो जाती है कि आप ये बिजनेस में कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। और हमारा समय यही खत्म होता है, लेकिन एक अगेन लखनऊ में आए हुए हैं तो लास्ट में एक बहुत बड़े एक राइटर रहे हुए हैं, गोपाल दास नीरज, बहुत बड़े हिंदी और उर्दू दोनों के मिक्स वो राइटर थे, और उनकी एक लाइन थी जिससे हम यहाँ ख़त्म करना चाहेंगे। आज बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे किसी सीडी में बोला है ना कि कुछ लोग यहाँ से घर जाएंगे, कुछ लोग यहाँ से डायमंड जाएंगे, राइट। तो नीरज ने कहा है कि सुबह हुआ तो किस लिए नजर तू डबडबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है, किसी को नींद आ गई, किसी की आंख खुल गई। थैंक यू वेरी मच। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.